हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग की दुनिया। आज हम बात करेंगे कि बैंक किस तरीके से काम करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आप हमेशा अचरज में रहते होंगे कि बैंक क्यों एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट पे और लोन पे कभी इंटरेस्ट बढ़ाती है तो कभी घटाती है। इसका रीज़न क्या है? तो इसको समझने के लिए पहले हमें समझना होगा कि बैंक काम कैसे करती है। मान लेते हैं कि कोई बंदा है और उसके पास कुछ सेविंग्स है। अगर वो अपने पास रखेगा तो वो घर में रखेगा तो उसे उस पर कुछ भी आमदनी नहीं होगी, लेकिन वही पैसा अगर वो बैंक में डिपॉजिट करता है तो उसके एवज में बैंक उसे इंटरेस्ट देती है। तो उसे ये लाभदायक भी दिखता है कि चलो उसका पैसा कुछ ग्रो करेगा, और यही सोच समझ के वो क्या करता है, फिर अपना पैसा बैंक में डिपॉजिट कर देता है। ठीक है। वहीं दूसरी तरफ आप हम जैसे आम नागरिकों को भी समय समय पर लोन की आवश्यकता होती है, चाहे हमें घर खरीदना हो या फिर हमें कार खरीदना हो या बच्चों की पढ़ाई के लिए लोन लेना हो। उसके अलावा बिजनेस टाइकून्स भी हैं जिन्हें अपना बिजनेस एक्सपेंड करना होता है, या फिर जो भी वहाँ पे टेक्नोलॉजी वो यूज़ कर रहे होते हैं उसे अपग्रेड करना होता है, तो उसके लिए भी वो लोन लेते हैं। तो उसके लिए वो क्या करेंगे, अगर उन्हें लोन लेना हो तो वो बैंक को अप्रोच करते हैं कि मुझे फलाना चीज़ के लिए लोन चाहिए, आप हमें लोन मुहैया करा दीजिए, मुझे इतने पैसों की ज़रूरत है। बैंक बोलता है ठीक है, मैं आपको लोन मुहैया करा दूंगा, उसके एवज में आपको कुछ चीज़ें मॉर्टगेज रखनी होगी जो जिसकी वैल्यू उस लोन की कीमत से थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए, कि ताकि आप कहीं भाग ना जाओ। और फिर उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन पे एग्री होने पे उसके बाद बैंक लोन मुहैया करा देती है। ठीक है। इसी चीज़ को अब हम आगे एक पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि कोई आशा नाम की लड़की है और उसके सारे महीने के खर्चे या ज़रूरतें पूरी करने के बाद उसके पास उसके इनकम में से 20% पैसे बच जाते हैं। तो वो सोचती है कि उस पैसे को बैंक में ही रखा जाए। बैंक बोलता है ठीक है, आपने सही सोचा है, आप अगर पैसे हमारे बैंक में रखेंगे तो हम आपको सालाना 4% का ब्याज या इंटरेस्ट देंगे। ठीक है। तो फिर इस तरीके से आशा का भी मनी ईयरली बेसिस पे ग्रो कर रहा होता है। अब वहीं दूसरी तरफ अब हम देखते हैं बैंक क्या करेगा, वही पैसा वो किसी और को लोन के रूप में दे देगा। कैसे? मान लेते हैं कि कोई विजय नाम का लड़का है और उसे बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए या ग्रो करने के लिए उसे पैसे की ज़रूरत है। तो फिर वो बैंक को अप्रोच करता है। बैंक बोलता है ठीक है, मैं आपको लोन दे दूंगा, लेकिन आपको उस पर 12% इंटरेस्ट देना होगा और साथ में आपको कुछ चीज़ें मॉर्टगेज करनी होगी। तो टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करने के बाद बैंक उसे लोन मुहैया करा देता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आशा को तो वो सिर्फ 4% ही इंटरेस्ट दे रहा है बैंक, लेकिन विजय को वही पैसा उसने 12% इंटरेस्ट पर दिया। अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए तो 8% है। इस तरीके से यहाँ पर बैंक का जो प्रॉफिट मार्जिन हो गया 8% हो गया। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जिसके थ्रू बैंक की आमदनी होती है, पर इसको हम लोग यहीं तक सीमित रखेंगे और अपने मॉनेटरी पॉलिसी के टॉपिक पे वापस आते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी दो तरीके के होते हैं, उसमें से एक को एक्सपेंशनिस्ट और दूसरे को कॉन्ट्रैक्शनरी कहा जाता है। एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग लूज मनी पॉलिसी और कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग टाइटनिंग मनी पॉलिसी भी कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे अब देखते हैं कि ये जो पिक्चर है इसमें जो लिखा है एक्सपेंशनिस्ट के बारे में। एक्सपेंशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमी को बूस्ट या ग्रोथ प्रदान करने में मदद करता है, मतलब इकोनॉमी में तेज़ी लाने में मदद करता है, जबकि कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक ग्रोथ को स्लो डाउन कर देता है, मतलब उसकी गति को धीमी रफ्तार पे ले आता है। ठीक है। अब हम एक और पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसा कि अभी हमने देखा कि एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी को हम लोग लूज मनी पॉलिसी और
कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी को टाइट मनी पॉलिसी भी कहते हैं। तो यहाँ पे लूज़ मनी पॉलिसी में क्या होता है कि इन्फ्लेशन जो है हमारे एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर होता है। अब हमारे एक्सेप्टेबल रेंज क्या है ये मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया, जो कि है 4 ± 2%। ठीक है, तो अगर इस रेंज के अंदर है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि हमारे लिए लोन लेना आसान हो जाएगा और जो कंज्यूमर्स भी हैं वो कंजम्पशन भी ज़्यादा करेंगे, बिजनेसेस भी एक्सपेंड मतलब अपने बिजनेस को ग्रो करने में, ठीक है, यहाँ पे रुचि दिखाएंगे। और उसकी वजह से क्या होगा कि बहुत ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा और लोग अच्छा खासा स्पेंड भी करेंगे। ठीक है, लेकिन वहीं अगर इसका उल्टा होता है कि अगर इन्फ्लेशन जो है अपने रेंज से बाहर चला जाता है, मतलब यहाँ अगर जो हमारा अपर रेंज लिमिट है 6% है, अगर 6% से ऊपर चला गया तो क्या होगा, उस केस में हमारे लिए बोरोइंग डिफ़िकल्ट हो जाता है, मतलब हमारे लिए लोन लेना वो भारी हो जाता है, क्योंकि उस पर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसकी वजह से जो कंज्यूमर्स हैं, आम नागरिक हैं, वो कम खर्च करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो कुछ भी चीज़ खरीदेंगे तो वो उन्हें महंगा पड़ेगा। और इंटरेस्ट लोन पे ज़्यादा होने की वजह से बिजनेसेस भी अपना एक्सपेंशन के प्लान को वो क्या करेंगे, पोस्टपोन कर देंगे फ्यूचर के लिए। ठीक है, और साथ ही साथ वो अपने खर्चों को कम करने के लिए क्या करेंगे, जॉब कटिंग चालू कर देंगे। मतलब आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी MNC कंपनी जब मुद्रास्फीति हमारे आउट ऑफ रेंज हो जाती है तो वो कॉस्ट कटिंग के चक्कर में अपने वर्क फोर्स को कम करने लगते हैं, है ना। तो उसकी वजह से जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो बढ़ जाता है और साथ ही साथ क्या होगा कि जो प्रोडक्शन होगा कंपनी का वह भी कम हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये सारा स्थिति आता है कब, जब बैंक टाइट मनी पॉलिसी अपनाती है। अगर हम सिंपल भाषा में कहें कि बैंक लूज मनी पॉलिसी तभी अपनाती है जब इन्फ्लेशन एक्सेप्टेबल रेंज के अंदर हो। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हमें बैंक पे इंटरेस्ट भी हमें कम मिलता है, जो भी पैसा हम डिपॉजिट करते हैं उस पर इंटरेस्ट कम मिलता है, हमारे लिए लोन भी सस्ता होता है। और उसकी वजह से हम क्या करते हैं, कुछ भी चीज़ें हम जो हमें ख़रीदनी होती है वो हम झट से ख़रीद लेते हैं लोन लेकर के। बिजनेसेस भी आराम से अपने चीज़ों को एक्सपेंड करते हैं, ज़्यादा लोग एम्प्लॉयड भी होते हैं। ठीक है, और ठीक इसी का उल्टा टाइट मनी पॉलिसी में होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम अपने इसी अंडरस्टैंडिंग को आधार बनाकर जो भी हमारे कंट्री का सेंट्रल बैंक है, जैसे इंडिया का सेंट्रल बैंक RBI है, USA का सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व सिस्टम है ना, वो लोग इसी इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर बैंक रेट तय करते हैं। और इसी बैंक रेट की वजह से हमें शेयर बाज़ार में, स्टॉक्स में या फिर फॉरेक्स मार्केट में, आप जो भी कह लें, उसमें उथल पुथल या उतार चढ़ाव आपको देखने को मिलेगा जब भी इस तरीके का न्यूज़ मार्केट में आता है। और इसका क्या इफ़ेक्ट होता है, इसको हम एक तरीके से समराइज़ कर देते हैं कि जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारा सेंट्रल बैंक क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट यानी कि बैंक रेट को बढ़ा देगा। बैंक रेट बढ़ने से रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट भी बढ़ जाएगा और हाँ, हम जैसे आम नागरिकों के लिए लोन लेना भी महंगा हो जाएगा। इसका मतलब है कि लोन महंगा होने का मतलब है कि अगर हम कुछ भी सामान लोन पर ख़रीदते हैं तो हमें उसके ज़्यादा EMI पे करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा कि हमारे पास कम पैसा बचेगा खर्च करने के लिए, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ज़्यादा देना पड़ रहा है। ठीक है, और साथ ही साथ जो भी पैसे हमने बैंक में डिपॉजिट किए हैं उस पे हमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा मिल रहा है। तो उसकी वजह से लोग बोलेंगे कि जाने दो, लोन अगर हम लेते हैं तो उस पे हमें इंटरेस्ट तो ज़्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन अगर मेरा पैसा बैंक में है तो हमें उस पे ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है। तो अभी हम अपना कुछ भी हम लोन पे काम करना चाहते हैं उसको थोड़े दिनों के लिए या 6 महीने के लिए, साल भर के लिए हम उसको
पोस्टपोन कर देते हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो भी हमारे इकोनॉमी में गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन है उसकी डिमांड घट जाएगी और फिर यहाँ पर प्राइस और डिमांड का कॉन्सेप्ट लागू हो जाएगा। क्योंकि डिमांड जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं है, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका प्राइस कम हो जाएगा और इससे हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में मदद मिलेगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।